नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बता दोस्तों, राजस्थान में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार, नए ओपिनियन पोल ने उड़ाई बीजेपी की नींद। आपको बताते चले अशोक गहलोत सबके फेवरेट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में जीत दिलाने के बाद डीके शिव कुमार का राजस्थान में मेगा प्लान देखकर भी उड़े बीजेपी के होश। अब खेल करने जा रहे हैं डीके शिव कुमार राजस्थान में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के साथ गोदी मीडिया को लगी मिर्ची। आपको बताते चले कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों को किया बैन। अब कोई भी नहीं जाएगा इन एंकरों के पास। बताएंगे क्यों बिल बिला रहा है ये एंकर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोहराया अपना किस्सा। बोले मैंने कांग्रेस को धूल चटाई, इनकी सरकार गिराई। अब आप समझिए दोस्तों, इससे ज्यादा बेगैरती और क्या हो सकती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने 14 एंकर को किया बैन। तो एनबीडीए जो है दोस्तों, उसको मिर्ची लग गई। जी हाँ, एनबीडीए एक संस्था है, वो कह रहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे लोकतंत्र खत्म होगा और जो पत्रकार है उनकी जो है वो छीनेगी एक तरीके से लोकतंत्र। अब आप समझिए दोस्तों, जो लोग झूठी खबरें चला रहे हैं वो बचाएंगे देश के लोकतंत्र को। शर्म आना चाहिए एनबीडीए को। चलिए इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव बल्ला। बोले मध्य प्रदेश में चल रही है करप्शन वाली सरकार, शिवराज सिंह चौहान की करप्शन वाली सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आया सद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लिया लपेटे में। बोले प्रधानमंत्री अपने ऊपर फूलों की वर्षा करवा रहे थे, इधर हमारे देश के नौजवान शहीद हो गए। बताएंगे क्यों भड़क गए सद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री के उस पर स्वागत पर। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राजस्थान में एक बार फिर से चला अशोक गहलोत का जादू। बीजेपी को बड़ा झटका, एक बार फिर से लौट रहा है अशोक गहलोत, वो भी सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत के साथ और पूर्ण बहुमत के साथ। दरअसल दोस्तों राजस्थान का एक इतिहास रहा है कि वहां पर हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। लेकिन अब की बार दोस्तों, क्योंकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत थे और उन्होंने राजस्थान को ऐसी सौगात दी दोस्तों, ऐसा काम किया कि लोगों को अशोक गहलोत का काम बहुत पसंद आया। आपको बताते चले, एक ओपिनियन पोल किया गया है। इस ओपिनियन पोल में बताया गया है एक आंकड़े के द्वारा कि अशोक गहलोत को लगभग 95-97 से 105 सीटें मिल रही हैं। हालांकि दोस्तों 105 सीटें ये सिर्फ एक आंकड़ा बताया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि 105 से भी ऊपर जाएगी कांग्रेस राजस्थान में, और इस बार वो इतिहास रचेगी राजस्थान में फिर से। यानी कि अगर फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार बन रही है तो दोस्तों वहां का रिवाज बदल दिया कांग्रेस ने, क्योंकि जनता को कांग्रेस का काम पसंद आया। अशोक गहलोत एज अ सीएम लोगों को वो बहुत पसंद आ रहा है। आपको बता दें, अशोक गहलोत पर भी लोगों ने सवाल पूछा कि राजस्थान का फेवरेट सीएम कौन होना चाहिए। इसमें 3 नाम रखे गए, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और वसुंधरा राजे। जहां पर आपको बताते चले अशोक गहलोत को सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हुए नजर आए, यहाँ पर 27.4 के लगभग। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें वसुंधरा राजे को 25.4 या 1 के लगभग मिला है। और अगर हम बात की जाए दोस्तों सचिन पायलट की, तो उनको थोड़ा कम मिला है, वसुंधरा राजे से 1 पॉइंट कम। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अशोक गहलोत ही राजस्थान की पहली पसंद भी है। सर्वे भी यही कहता है कि अशोक गहलोत जो है वो जो जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान में काम किया है वो लोगों को पसंद आया है। दोस्तों आप बीजेपी के राज्यों को देख लीजिए, एक भी काम ढंग का नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करना और उसी के बल पर राजनीति करना, काम कुछ नहीं करना। जैसे ही चुनाव आए हिंदू मुसलमान के बल पर वोट मांगने लगो। यही कारण है जो लोगों को उन राज्यों को बचाना ही चाहिए, दोबारा जिताना चाहिए जिन राज्यों में कांग्रेस है। कम से कम कांग्रेस हिंदू मुसलमान तो नहीं करती है। चलिए मान लिया कि कांग्रेस ने भी कुछ ज्यादा विकास नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने तबाही भी नहीं मचाई दोस्तों। कांग्रेस ने अच्छे काम किए हैं, एम्स बनवाए। जितना भी विकास करती है कांग्रेस कम से कम करती, तो बीजेपी तो करती ही नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने फाइनली दोस्तों जारी कर दी बैन पत्रकारों की लिस्ट। तो बिल आ गए, रूबी का लियाकत से लेके
चित्रा त्रिपाठी तक। दरअसल दोस्तों कुछ चेहरे ऐसे हैं जो एंकर कम बीजेपी के प्रवक्ता या स्पोक पर्सन ज्यादा लगते हैं, और जब वो बीजेपी के स्पोक पर्सन या दोस्तों वो ज्यादा लगते हैं प्रवक्ता, तो जाहिर सी बात है लोग उनके शो में क्यों जाएंगे। आप बुलाते हो विपक्ष के नेताओं को बात करने के लिए, लेकिन आप उल्टा सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष को ही घेरने लगते हो कि मोदी जी से आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा हो, मोदी जी से आप ऐसा क्यों कह रहा हो, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। या फिर कोई इल्जाम लगाना हो तो विपक्ष के पत्रकार पर लगा दो और मोदी सरकार को महान बताओ। यही कारण है जो अब दोस्तों इंडिया ने भी चाल चल दी। इंडिया ने उन तमाम पत्रकारों का बायकॉट कर दिया दोस्तों जो गोदीगिरी करते हैं, और रवीश कुमार सर ने जो नाम दिया था गोदी मीडिया वो बिल्कुल सही था। प्रधानमंत्री की गोद में कई पत्रकार दोस्तों झूला झूल रहा है। चलिए नाम बताते हैं किस किस को बैन किया गया है, कौन है वो 14 पत्रकार जो बिलबिला रहे हैं। सबसे पहला नाम दोस्तों अदिति त्यागी। ये मैडम दोस्तों पत्रकार कम बीजेपी की प्रवक्ता ज्यादा लगती हैं। जब भी विपक्ष इनके चैनल पर आता है तो ये उल्टा विपक्ष को ही घेरने लगती हैं। आदित्य त्यागी के बाद दोस्तों दूसरा नाम है अमन चोपड़ा का। इन महाशय का क्या कहना, ये जेल जाते जाते जो है यहाँ पर बच गए थे, सरकार ने इन्हें बचा लिया था, जो है मुस्लिम लोगों पर टिप्पणी कर रहे थे। तीसरा नाम है दोस्तों अमीश देवगन उर्फ गुल्लू। जी हाँ, इनको लोग योगी के गुल्लू से भी मिलाते हैं। चौथा नाम है दोस्तों आनंद नरसी, ये भी मोदी के बहुत बड़े भक्त हैं। अब पांचवा नाम है जो दोस्तों वो है अर्णव गोस्वामी। ये तो जेल जा ही चुके हैं ये महाशय, इनके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। छठा नाम है दोस्तों अशोक श्रीवास्तव। सातवां नाम है चित्रा त्रिपाठी। आठवां नाम है गौरव सावंत। नवा नाम है नविका कुमार। नविका कुमार के तो क्या कहने, मोदी सरकार की बेटी बने घूम रही हैं। और जो है दोस्तों नवे नाम के बाद जो है यहाँ पर जो 10वां नाम है उनका नाम है दोस्तों अरुण तिवारी। 10वां नाम के बाद 11वां नाम जो है दोस्तों ये है तिहाड़ी पत्रकार सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी के बाद जिसका नाम सामने आया है दोस्तों वो है सुशांत सिन्हा। ये भाई साहब तो मोदी सरकार के बहुत बड़े भक्त हैं। पहले अपने यूट्यूब चैनल पे मोदी की बुराइयां करा करते थे, लेकिन जैसे ही चैनल पर आए मोदी सरकार की चरण वंदना शुरू कर दी। अब दोस्तों जाहिर सी बात है सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी, ये सारे नाम ऐसे हैं दोस्तों, इसमें 3 नाम तो ऐसे हैं जो जेल की सैर भी कर चुके हैं। आपको बता दें जैसे ही कांग्रेस ने लिस्ट जारी की दोस्तों तो इन पत्रकारों को मिर्ची लग गई। कहने लगे कि अरे कांग्रेस तो लोकतंत्र को खत्म कर रही है, पत्रकारों को रोक रही है। तुम पत्रकार हो कब? तुमने पत्रकार का काम किया ही कब है? लोग तुम पर थूकने का काम करते हैं। बेशर्मी तुम में इतनी हो चुकी है कि पत्रकारिता छोड़कर लोगों के कैरेक्टर में घुस जाते हो। मोदी सरकार को महान बताने के लिए बेचारा गरीबों को भी गलत बता देते हो, कभी कभी तो सेना का भी अपमान कर देते हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है दोस्तों आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने खोला मोर्चा। बोले बीजेपी ने उड़ाया है मजाक, शहीदों का अपमान किया है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर आरोप है कि प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे देश के 3 से 4 जवान शहीद हो गए दोस्तों, और प्रधानमंत्री जो है वो अपने ऊपर फूलों की वर्षा कराते रहे। केजरीवाल ने कहा कि सरकार में जरा सा भी जो है सद्भावना नहीं है, ये लोगों से प्यार नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाने का काम करती है। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने कहा बीजेपी की सच्चाई लोगों के सामने आ गई है। वो जो सेना के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री का कई बार आपने नाटक देखा होगा, सेना के पास जाते हैं, टोपी लगाते हैं, उनके साथ दिवाली या होली मनाते हैं, और ये सिर्फ एक नाटक है। सिर्फ फोटो शूट कराने जाते हैं प्रधानमंत्री, अलग अलग पोज देते हैं वहां पर जाकर, कुछ फोटो खिंचवाते हैं और फिर आ जाते हैं। जब सवाल दोस्तों ये उठता है कि हमारे देश में जो आज हुआ है, जिन आतंकवादियों ने बेरहमी से दोस्तों मार दिया है, मैं तो कहता हूं दोस्तों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है, पाकिस्तान को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। पाकिस्तान के साथ बीजेपी इसलिए क्रिकेट खेलती है दोस्तों क्योंकि करोड़ों रुपए का फायदा होता है। आप समझिए हमारी इंडिया की सरकार ने अब तक पाकिस्तान पे बैन क्यों नहीं लगाया अगर उनके यहाँ से आतंकवादी आते हैं लगातार।
यहाँ पर ये बहाना तो नहीं ले लिया जाएगा कि ये तो क्रिकेट है, इसको खेल की तरह खेलते हैं। क्यों भाई, जब आतंकवादी हमारे देश पर हमला करते हैं तब तो आप कहते हो ये पाकिस्तान आतंकवादी है, कभी कभी तो ये भी कह देते हो कि मुस्लिम है, मुस्लिमों से कंपेयर करने लगते हैं उन्हें। लेकिन दोस्तों जब बात पाकिस्तान टीम को बैन करने की आती है, बीसीसीआई हो या वर्ल्ड कप हो, तो दोस्तों बीजेपी इतनी चालाक है कि पाकिस्तान को बैन नहीं करती। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं क्यों नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैच से सबसे ज्यादा पैसा कमाती है सरकार। जी हाँ, आपको क्या लगता है ये जो आईपीएल होते हैं बड़े बड़े, सबसे ज्यादा निगाहें किस मैच पर टिकी होती है हमारे देश की जनता की? इंडिया और पाकिस्तान पर। बीजेपी इंडिया और पाकिस्तान के मैच से करोड़ों रुपए कमाती है इंडिया सरकार हमारी, इसीलिए दोस्तों वो पाकिस्तान को बैन नहीं करती। वरना अगर इतना ही आतंकवाद से नफरत है तो पाकिस्तान जैसी टीम, जो कि उसी पाकिस्तान से आती है जहां से हमारे देश के नौजवानों को मारा जा रहा है, आतंकवादी लश्कर लगातार घुस रहे हैं, और उसके बावजूद पाकिस्तान टीम के साथ क्रिकेट खेलना, यह इस बात को साबित करता है कि आपके लिए पैसे मायने रखता है, देश नहीं, देश के नौजवान नहीं। और वो लोग जो शहादत दे रहे हैं उन लोगों के ऊपर उनके घर वालों से जाकर पूछिए दोस्तों आज उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। हम और आप जो चैन से सो रहे हैं वो उन लोग की वजह से ही सो रहे हैं। अगर वो लोग शहीद ना हो तो दोस्तों देश कब का बर्बाद हो जाए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी प्रतिभा सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे से सिंह ने की मुलाकात। दरअसल दोस्तों एक राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर सब कुछ बर्बाद हो जाए, केंद्र का फर्ज बनता है दोस्तों कि वो राज्य की मदद करे, क्योंकि राज्य सरकार में इतनी पावर नहीं होती दोस्तों कि वो पूरा खर्चा उठा ले या फिर उस राज्य को फिर से स्टेबल करने में वो कंफर्टेबल हो। लेकिन दोस्तों इस वक्त बीजेपी क्या कर रही है कि हिमाचल में आपदा आई थी, मंदिर से लेकर तो दोस्तों वहां के घरों तक में दरारें पड़ गई, टूट गए, सब कुछ तहस नहस हो गया। अब हिमाचल के लोग परेशान हैं। लेकिन दोस्तों जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है वो जितना बन पड़ रहा उतना कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता दोस्तों कि वो एक उसको पूरे हिमाचल प्रदेश को संभाल सके। लेकिन दोस्तों बीजेपी यहां पर बदला निकाल रही है। हिमाचल की जनता ने बीजेपी को चुनाव हरा दिया तो प्रधानमंत्री जो है दोस्तों वो हिमाचल की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हमने बात की है कि प्रधानमंत्री हिमाचल की मदद करें आगे आकर, राज्य के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पूरा स्टेबल कर पाए पूरे राज्य को। ऐसे में केंद्र सरकार को दोस्तों मदद करनी ही होती है, हर राज्य की करनी होती है, क्योंकि ये केंद्र का फर्ज है दोस्तों। लेकिन केंद्र सरकार दोस्तों अब तक कोई जवाब नहीं दे रही है, ना ही प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश पहुंचे, ना उन्होंने एक ट्वीट किया हिमाचल के लोगों के लिए। जाहिर सी बात है आप चुनाव हार गए तो आपको बहुत बेकार लगने लगा कि अरे मैं तो चुनाव हार चुका हूं, अब मैं हिमाचल के लोगों के लिए कुछ क्यों करूं। इसीलिए प्रतिभा सिंह ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि अब 2024 करीब है, हमें कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी सौंपनी होगी, इससे उनमें जो है वो उत्सुकता बढ़ेगी। इस पर भी उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रतिभा सिंह ने बात की। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले दोस्तों संजय सिंह बोले 2024 में बन रही है इंडिया की सरकार, इन पत्रकारों के पास नहीं जाएगा अब कोई भी हमारी टीम का व्यक्ति या पूरे इंडिया गठबंधन से कोई नहीं जाएगा। दरअसल संजय सिंह ने कहा कि इन पत्रकारों को बहुत सोच समझकर बैन किया गया है। ये पत्रकार वो हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चरण वंदना में लगे रहते हैं, और ये पत्रकार वो हैं जो देश में नफरत फैला रहा है। आपको बताते चले संजय सिंह ने कहा कि ये वही पत्रकारों की लिस्ट है जो देश में झूठ और नफरत फैला रहा है। संजय सिंह ने कहा कि इन पत्रकारों की लिस्ट हमने इसलिए बनाई है कि अब कोई भी इंडिया गठबंधन का व्यक्ति इनके शो में नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग जो है जो भी शो करते हैं उसमें नफरत फैलाने का काम करते हैं। आपको बताते चले संजय सिंह ने कहा कि इनकी आधे से ज्यादा खबरें झूठी होती हैं, और खास करके एक पर्टिकुलरली टारगेट किया जाता है विपक्ष को टारगेट किया जाता है, विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं और जो सत्ताधारी लोग हैं उनका साथ दिया जाता है। दोस्तों इसमें सबसे बड़े नाम मुझे जो याद आ रहा है वो नविका कुमार है। नविका कुमार तो दोस्तों इतनी ज्यादा
सेल्फिश है कि वो बीजेपी की चरण वंदना में पूरी तरीके से डूबी हुई है। उनको ऐसा लगता है कि देश में अभी बीजेपी की सरकार है तो हमेशा रहेगी। शायद वो भूल गई है कि आज बीजेपी है तो कल कोई और सत्ता में होगा। और दोस्तों उस वक्त आप देखना कि यही है जो बीजेपी की बुराई भी करेंगे। तो इस चीज को कहना दोस्तों गलत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर फेल हो चुकी है। और इस वक्त दोस्तों ये गोदी मीडिया जो बीजेपी की चरण वंदना करती थी, अब विपक्ष ने इनसे पूरा का एंटरटेनमेंट छीन लिया है, क्योंकि अब विपक्ष जाएगा ही नहीं तो ये सवाल क्या पूछेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक जीत के हीरो डीके शिव कुमार पहुंचे दोस्तों राजस्थान में डीके ने बनाई अपनी नई रणनीति, बीजेपी को होगी मुसीबत। दरअसल दोस्तों डीके शिव कुमार ने राजस्थान के अशोक गहलोत से मिलकर एक नई रणनीति पर काम किया है। आपको बताते चले डीके शिव कुमार कर्नाटक के हीरो भी माने जाते हैं और उन्होंने कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाने में एक बड़ा रोल निभाया। ऐसे में दोस्तों अब डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी दी गई कि वो राजस्थान में जाकर थोड़ा राजस्थान पर नजर डालें और वहां को ऑब्जर्व करें। ऐसे में दोस्तों अब राजस्थान में जो है वो पहुंच चुके हैं डीके शिव कुमार। उन्होंने अशोक गहलोत से बात की और उनके काम की सराहना भी की। इसी बीच दोस्तों आपको बताते चले एक सर्वे भी आया। सर्वे का नाम जो है सर्वे था दोस्तों आईएनएस का। आईएनएस ने एक सर्वे किया जिसमें राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। जहां एक तरफ कांग्रेस को 105 सीटें मिलती हुई बताई गई तो वहीं बीजेपी को 95 से 97 सीटें मिल रही हैं। और अगर हम सबसे ज्यादा लोकप्रिय उसकी बात करें वोट शेयर की, तो वोट शेयर में कांग्रेस 41% रहेगी तो बीजेपी दोस्तों 40% बताया गया है। अगर हम सीएम चेहरे की बात करें तो अशोक गहलोत नंबर 1 रहे हैं, उन्हें 37.9 जो है यहाँ पर पसंद किया गया है, लोगों ने पसंद किया है। वहीं वसुंधरा राजे को 25.5% लोगों ने पसंद किया है। वहीं पर अगर सचिन पायलट की बात की जाए तो 25.4% लोगों ने उन्हें पसंद किया। यानी कि सबसे नंबर 1 पर अशोक गहलोत है, सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा पूर्ण बहुमत के साथ लोग अशोक गहलोत को दोबारा सीएम देखना चाहते हैं क्योंकि उनके काम लोगों को पसंद है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल अशोक गहलोत को लोगों ने काफी पसंद किया है। और ऐसे में अब एक बड़ा झटका जो है यहाँ पर लग सकता है बीजेपी को, क्योंकि एक चीज तो साफ हो गई दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग चुका है। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अखिलेश यादव की चुनौती, बोले 2024 में लाएंगे 80 सीटें, इस बार उत्तर प्रदेश से बीजेपी का करेंगे सफाया। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर इस वक्त घेमाघेमी तेज हो गई है। जब से अखिलेश यादव घोसी का उपचुनाव जीते उस वक्त से वो बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। अशोक आपको बताते चले यहाँ पर अखिलेश यादव ने साफ चुनौती दी है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा और वो उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को एक नया बल भी देगा। दोस्तों इससे दो बातें सामने आती हैं। पहला तो ये कि ये जो मामला पूरा चला, पूरे मामले की बात कर रहा हूं, जो पूरा ये मामला है दोस्तों ये बहुत सही जा रहा है। क्यों जा रहा है कि इस वक्त इंडिया गठबंधन अपने पूरे जोश और होश से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब आप समझते हैं दोस्तों, इंडिया गठबंधन को एक लीप मिली है आगे बढ़ने की और वो उसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। आज सब जानते हैं दोस्तों कि जिन लोगों ने 5 साल बाद मोदी को दोबारा वोट दे दिया था 2019 में, अब वही लोग अपना सर पकड़कर बैठे हुए हैं, क्योंकि लोगों ने यह सोचा था कि ठीक है अभी 5 साल हुए हैं, हम मोदी जी को एक और मौका दे देते हैं। लेकिन दोस्तों अब लोग क्या सोच रहे हैं कि अरे भैया ये जो कुछ भी हो रहा है, यानी कि जो माहौल बन रहा है दोस्तों, इसमें अब बीजेपी को एक बड़ा झटका देगा खुद इंडिया गठबंधन। क्योंकि अब जो जनता ने वोट दिए थे दोस्तों वो खुद ही बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने के लिए बैठी है। क्योंकि 5 साल बाद तो फिर भी लोग एक बार सोच लेते हैं कि चलो एक बार और मौका देते हैं, लेकिन जब दोस्तों 2 बार सरकार चुन ली जाए और 10 साल के बाद भी कोई काम ना हो तो फिर क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। फिर जो है वो बीजेपी के खिलाफ ही एक एजेंडा चलेगा। इसमें एक चीज साफ हो जाती है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के छोट भैया नेताओं तक में दोस्तों हलचल मची हुई है। और इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं, आज हमारे देश में क्या चल रहा है दोस्तों, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने वो पकड़ रखी है। और जाहिर सी बात है अगर आप इन मुद्दों पर बात करना चाहते हो तो सरकार से